हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखे गए हैं जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात मेंशन करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी हमने मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बताई है वो हमने 3 बुक्स को कंसल्ट किया है, लॉडेस, एल्बर्ट और कूपर, और साथ में कुछ रिसर्च पेपर को भी कंसल्ट किया है। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बुक में देखेंगे तो आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में कंपाइल करने की कोशिश की गई है कि आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे समझ में आ जाएं। तो अभी हम लोग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की बात करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज एसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन फंक्शन। अब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फिजिकल स्टेट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स फ्लूइडिटी, ईज ऑफ फ्लो और विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो। मीन्स कि फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि कंटेंट ऑफ मेम्ब्रेन दैट डिफाइन द फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स कि जो भी मेम्ब्रेन के कंटेंट होते हैं उसी की वजह से उसका फिजिकल स्टेट, चाहे सेल का आउटर फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, या फिर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो डिपेंड करती है। और जो ये फ्लूइडिटी मीन्स कि मेम्ब्रेन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मीन्स की ईज ऑफ फ्लो और विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो पे डिपेंड करता है। मीन्स कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम होगी, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी कम होगी। तो फ्लूइडिटी में क्या होता है कि मेम्ब्रेन में फ्लो ईजी फॉर्म में होता है, मीन्स कि बहुत ही फ्लॉलेस होता है। और इसके बाद अगर विस्कोसिटी की बात करें तो फ्लो में क्या होगा कि रेजिस्टेंस होगा। तो अब अगर रेजिस्टेंस है विस्कोसिटी में तो मीन्स कि मेम्ब्रेन में अगर विस्कोसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर, और वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, मीन्स कि जो भी बहुत सारे लिपिड्स हैं उनके रोटेशन नहीं हो रहे हैं, डिफ्यूजन नहीं हो रहे हैं लिपिड या प्रोटीन के, तो उससे क्या होगा कि उससे मेम्ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों ही फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी क्या है, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। एक मीन्स कि ये इनका मीन्स रिलेशन है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम लोग अभी 1 बाय 1 सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे एक पूरे उसमें दे दिया गया है कि जैसे सपोज टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज करेगी। फैटी एसिड कॉम्पोजिशन में जैसा हमें पता है कि जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन में जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि फैटी एसाइल चेन एक होती है फॉस्फोलिपिड में। तो जो फैटी एसाइड चेन की जो ये लेंथ है, अगर ये लेंथ ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अगर लेंथ कम है तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी। अनसैचुरेशन मीन्स कि जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस तरह का किंक स्ट्रक्चर बन रहा है तो किंक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड में क्यों बनता था, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड अगर अनसैचुरेशन ज़्यादा है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। फिर हम लोग फॉस्फोलिपिड के क्लास की बात करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड के क्लास में जैसे फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड के भी 2 यहाँ पे क्लास थे, एक था स्फिंगो बेस्ड फॉस्फोलिपिड थे और दूसरे जो थे वो फॉस्फोटाइडिक बेस थे। तो दोनों में जैसे कि स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन था, और इसके बाद अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसमें था हमारा फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल एथिलामीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन, तो ये सब थे। तो इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड जो फॉस्फोग्लिसराइड्स पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड, उनका भी इफेक्ट होता है फ्लूइडिटी पे। तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे बताएंगे। फिर 4th मॉलिक्यूल है स्टेरॉल, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे एनिमल के केस में। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लूइडिटी के लिए। ये हम आपको अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल एक बफर का काम करता है। बफर का मतलब ही होता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन को मेंटेन करना, मीन्स कि कोई भी सिचुएशन है उसको मेंटेन रखना। बफर का मीन्स लिटरल मीनिंग ये होता है। तो स्टेरॉल मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं कि फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फ्लूइडिटी अगर बहुत ज्यादा है तो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, और अगर फ्लूइडिटी बहुत कम है तो भी काम नहीं कर पाएगा। तो मीन्स फ्लूइडिटी मीन्स ऑप्टिमम होनी चाहिए, इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना काम कर सके। तो जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लिपिड प्रोटीन रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लूइडिटी के लिए। तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
अब सबसे पहला अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अब एक मीन्स की लिपिड मॉलिक्यूल दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स कि लिक्विड क्रिस्टलाइन फॉर्म फेज से फ्रोजन फेज में जा सकते हैं। जब ये लिक्विड फेज में रहते हैं तो उसको हम लोग सॉल कहते हैं, और जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं तो उसको हम लोग जेल बोलते हैं, जो कि फ्रोजन स्टेट होता है। और जब फ्रोजन स्टेट में ये चला जाता है तो उस समय फॉस्फोलिपिड के फैटी एसाइल चेन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो मीन्स क्या है कि जिस टेम्परेचर पे, और इसको मीन्स कि सॉल्ट फेज से जब जेल फेज में जाता है तो इसको बोला जाता है फेज ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड फेज से जेल फेज में जा रहा है, सॉल्ट से जेल में जा रहा है, तो इसमें फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसको फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। और इस ट्रांजिशन को करने के लिए चाहिए टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे जिस पे ये फेज ट्रांजिशन होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड करेगा कि फॉस्फोलिपिड में कैसा है, सैचुरेटेड है या फिर इस तरह का है। तो जो सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन है, इसमें जितना जैसा भी स्ट्रेट चेन होगा, लॉन्ग है, अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, तो उस पे उसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे एक फेज से दूसरे फेज पे कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा सकती है, मीन्स कि सॉल्ट से जेल फेज में, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। और ये जो क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को फेज ट्रांजिशन बोला जाता है। और ये जो फेज ट्रांजिशन है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल, आयंस या ये प्रेशर, इस पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिन पे ये फेज ट्रांजिशन डिपेंड करेगा। अब हमें समझ में आ गया कि जो हाई, अब जैसे हमने बताया कि हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि मान लीजिए जब टेम्परेचर लो है तो जैसे ये मान लीजिए कोई फॉस्फोलिपिड है, तो अगर ये फॉर्म है तो ये तो कैसा है, इसमें ये तो अनसैचुरेटेड फॉर्म है फॉस्फोलिपिड का। अब मान लीजिए कि जब लो टेम्परेचर होता है तो ये जो पैराक्रिस्टलाइन मीन्स कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो लो टेम्परेचर पे पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाएंगे, फ्रोजन फॉर्म में चले जाएंगे। तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी, और हाई टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी जब इस फॉर्म में है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो अभी हम लोग आगे इसके बारे में और देख लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएगा टेम्परेचर का कंटेक्स्ट कि फैटी एसिड का कॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैटी एसिड कॉम्पोजिशन में जैसा हमें पता है कि जो फैटी एसिड होते हैं उनके पास एक पोलर हेड होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये जो फैटी एसिड होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी जो दोनों टेल है वो क्या है, स्ट्रेट है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें किंक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये किंक स्ट्रक्चर किसकी वजह से बना, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो जो स्ट्रेट चेन वाले फैटी एसिड होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा उनकी लेंथ होती जाएगी उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों होगा कि जब ये लेंथ लॉन्ग है, मान लीजिए कि एक फैटी एसिड ये इस तरह से हैं और दूसरे फैटी एसिड इस तरह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, तो अब इनकी क्या है, इनकी लेंथ क्या है, लंबी है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, और इनका इंटरेक्शन अगर मान लीजिए ये शॉर्ट होती तो क्या होता कि इस तरह से। अब अगर टेम्परेचर लो है, मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर लो है तो इस समय ये पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म बहुत अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर फॉर्म में इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हो जाएंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म लो टेम्परेचर पे ज्यादा बना पाएंगे। तो अगर लेंथ ज्यादा है तो क्या हो गया, क्योंकि जब पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में चले गए, लेंथ होने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है फॉस्फोलिपिड की फैटी एसाइल चेन में। जब ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो ये सॉल्ट से जेल फेज में जा रहे हैं, और जेल फेज में जब जाएंगे तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो मीन्स की फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, अगर लेंथ ज्यादा है सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल का, मीन्स इनका अगर लेंथ ज्यादा है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अनसैचुरेशन की बात करते हैं कि अगर अनसैचुरेशन ज्यादा है तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी। अनसैचुरेशन का मतलब कि कोई भी ऐसा फैटी एसिड जिसके पास एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो अनसैचुरेशन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो भी फैटी एसिड पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में, मोस्टली वो सिस
और 1 उनमें डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन होता है, तो ज़्यादातर इसी टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, द लिपिड मेल्टिंग ट्रांजिशन डिपेंड ऑन द चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हमने आपको चेन लेंथ के बारे में तो बता ही दिया कि जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी। अब हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में मोर लॉन्गर फैटी एसिड टेल इज विदाउट डबल बॉन्ड द हायर मेल्टिंग टेम्परेचर, कि अगर ये फैटी एसिड का चेन भी लंबा है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे केस में इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और अगर इसमें हमने डबल बॉन्ड ऐड कर दें इसमें, तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो हो जाएगा, मीन्स कि नीचे लोअर साइड में चला जाएगा, और इस तरह के फैटी एसिड डिग्रेड तेजी से हो सकते हैं, मीन्स कि जल्दी डिग्रेड हो सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि मान लीजिए स्टीयरिक एसिड, ये है स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का फैटी एसिड है। इस स्टीयरिक एसिड का में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस स्टीयरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया जाए, तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 60 डिग्री लोअर साइड में चला जाता है, मीन्स कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि अनसैचुरेशन कितना इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि एक डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कि अगर एक डबल बॉन्ड को हमने स्टीयरिक एसिड में ऐड कर दिया, तो जो 70 उसका मेल्टिंग पॉइंट था वो 60 डिग्री उसका गिर गया, मीन्स कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। तो मीन्स कि क्या हो गया कि इस तरह से ये अनसैचुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये जो जितना भी बात हमने अभी तक बोली है उसके लिए ये रेड पॉइंट जो लिखा है हम लोग पढ़ लें। लिपिड विद शॉर्ट चेन, मीन्स कि जिन लिपिड की शॉर्ट चेन होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तो उनका जो मीन्स ड्यू टू द ट्रांजिशन एट लोअर टेम्परेचर देयर बाई इंक्रीज फ्लूइडिटी, अगर ऐसा है मीन्स कि शॉर्ट चेन भी है, अनसैचुरेशन भी है, तो ऐसे केस में फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस, एट रिड्यूस टेम्परेचर, मीन्स कि अगर टेम्परेचर कम भी है तो उस समय भी वो अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मीन्स कि अगर टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होता है, कम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाएगा, लो टेम्परेचर पे फ्रीज होने की कोशिश करेगा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर उसमें शॉर्ट चेन है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उस केस में रिड्यूस टेम्परेचर पे भी उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी। यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये क्यों मेंटेन रह पाती, क्योंकि इसमें इसने किंग स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट किया है, और इस तरह से मोर फ्लूइड रहेगा और कम वैंडरवाल फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। यहाँ पे जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो वैंडरवाल फोर्सेस, मीन्स की हाइड्रोफोबिक फैटी एसाइल चेन में हो गया। इसके बाद वैंडरवाल फोर्सेस का इंटरेक्शन भी कम होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइडिटी, तो अभी आपको ऑन द होल ये समझना है, हाई टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही थी, लो टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है। लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता, अगर हम लोग लेंथ को डिक्रीज कर दें, मीन्स की फैटी एसाइल चेन की लेंथ को डिक्रीज कर दें, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर अनसैचुरेशन को इंक्रीज कर दें तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मीन्स की क्या है कि लेंथ और अनसैचुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेंथ छोटा रहेगा, लेंथ स्मॉल रहेगा फैटी एसाइल चेन का, तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी। अनसैचुरेशन बढ़ जाएगा तो फ्लूइडिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के क्लास के बारे में बताया गया है। तो क्लास में जैसा हमें पता है कि एक तो स्फिंगो बेस्ड क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, और दूसरे फॉस्फोटाइडिक बेस्ड होते हैं। तो जो स्फिंगो बेस्ड होते हैं जैसे कि स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोटाइडिक बेस्ड में जैसे कि फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल एथोलामीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन, ये होते हैं। और ये किस तरह से पाए जाते हैं, मान लीजिए ये आउटर लीफलेट है और ये इनर लीफलेट है। तो आउटर लीफलेट में क्या पाए जाते हैं, स्फिंगोमाइलिन प्लस इस फॉस्फोटाइडल कोलिन, और इनर लीफलेट में पाया जाता है फॉस्फोटाइडल एथोलामीन और प्लस फॉस्फोटाइडल सीरीन। तो ये मीन्स की कॉम्पोजिशन आउटर लीफलेट में और इनर लीफलेट में अलग अलग होने की वजह से ही हम मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं कि ये एसिमेट्रिक है। तो अब इनके जो कॉम्पोजिशन है, मीन्स की फॉस्फोलिपिड के क्लास है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। लाइक कि ये क्या है, ये फॉस्फो मीन्स कि ये तीन हमने जैसे बताया कि ये कैसे फॉस्फोटाइडिक बेस्ड है और ये स्फिंगोमाइलिन बेस्ड है। तो जो स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोलिपिड होते हैं उनकी फैटी एसाइल चेन लॉन्ग होती है कंपैरिजन टू फॉस्फोग्लिसराइड के। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं
जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फॉस्फोटाइडिल कोलिन फॉस्फोटाइडिल एथिलोनामीन विद फैटी एसिड लार्जली अनसैचुरेटेड, मीन्स कि ज़्यादातर जो फॉस्फोटाइडिक बेस्ड फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, उनमें जो फैटी एसाइल चेन होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। अब अनसैचुरेटेड होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि किंक स्ट्रक्चर बन रहा है, और जब किंक स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या होगा कि ये पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में जब लो टेम्परेचर होगा तो बहुत जल्दी फ्रीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये क्या करेगा, अनसैचुरेशन क्या करता है, किंक स्ट्रक्चर की वजह से लेस फ्लूइड स्टेट को क्रिएट करता है, सॉरी फ्लूइड स्टेट को एग्जिट करता है। मीन्स कि अगर टेम्परेचर 37 डिग्री है तो इस वार्म टेम्परेचर पे अनसैचुरेशन होने से फ्लूइड मेम्ब्रेन रहती है एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, मीन्स कि 37 डिग्री की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इन जनरल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज डिक्रीज बाय स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज बाय फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब ये सेंटेंस आपको बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। इन जनरल पहले तो लिखा हुआ है, अब कह रहे हैं कि फ्लूइडिटी डिक्रीज होती है फॉस्फोलिपिड से, सॉरी स्फिंगोलिपिड से, मींस कि स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है, तो स्फिंगोमाइलिन प्लस कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करते हैं। और इंक्रीज कौन करता है, फॉस्फोग्लिसराइड्स, मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड है जैसे ये वाले मॉलिक्यूल ये इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी ये स्फिंगो मींस फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं इनके सबके पास होता है किंक स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी को। जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना अच्छा है, फ्लूइड रहेगी मेम्ब्रेन। और इसके बाद अगर हम लोग स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो स्फिंगोमाइलिन की जो फैटी एसाइल चेन होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होगा कि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा स्टिफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इससे क्या होगा, फ्लूइडिटी डिक्रीज करेगी। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 37 डिग्री की बात की जा रही है, तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन जनरली क्या करता है, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है। लेकिन किन केसेस में फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है वो हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो आपको एक जनरल फॉर्मेट में ये याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल अगर 37 डिग्री की बात करें तो फ्लूइडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये आपको फॉस्फोलिपिड के क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा कोलेस्ट्रॉल ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम लोग बात करें तो अब कोलेस्ट्रॉल को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में स्टेरॉल बोलते हैं। पहले हम इसका जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ये स्टेरॉल इसको बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है एनिमल के केस में, स्टेरॉल को फंगस के केस में एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं प्लांट के केस में। और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, 27 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 27 कार्बन बने हुए हैं। इसमें आपको 3 रिंग्स 6 कार्बन की दिख रही है, एक रिंग 5 कार्बन की दिख रही है, और इसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड OH ग्रुप है। अब जब कोई फॉस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज होता है तो ये आप देख सकते हैं कि इन फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या किंक स्ट्रक्चर है। तो जो इसका OH ग्रुप है वो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड में आ जाता है, और जो ये हाइड्रोफोबिक ये फ्लैट ये जो रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यहाँ पे आके इंटरकैलेट हो जाता है जहाँ पे किंक स्ट्रक्चर, क्योंकि जहाँ भी किंक बन रहा है वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का गैप क्रिएट होगा, तो इस गैप को ये फिल कर देता है। तो जब ये इस गैप को फिल करता है तो इसमें क्या हो जाता है कि एक स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन में। अब तो पहला तो ये हो गया कि ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक रिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्लैट रिजिड, दे इंटरफेयर विद मूवमेंट ऑफ फैटी एसाइल टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, और कोलेस्ट्रॉल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो अब मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद तो पहला इसने क्या किया, इसने स्टिफनेस क्रिएट कर दिया। दूसरा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल इनहैंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। तो अब ये बहुत ही अजीब सा सेंटेंस है कि स्टिफनेस कर रहा है तो और फिर इनहैंस कैसे कर रहा है कि अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन को इस फॉर्म में जाना है, इस फॉर्म में जाना है, तो इस फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन इस तरह से थी और इस तरह से इस फॉर्म में जा रहा है, तो जब ये इस फॉर्म में जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये कर्व स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो होंगे वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि ये तो पास का कर्विंग है तो यहाँ पे मींस की फॉस्फोलिपिड पास पास ही रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपको पता है कि बीच बीच में होते हैं,
तो ये जो इस तरह का गैप यहाँ पे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टेन केस ये प्रोवाइड करता है। तो आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को जब इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, और वैसे वो मेम्ब्रेन में स्टिफनेस या कॉम्पैक्टनेस क्रिएट करता है, क्योंकि जो गैप होते हैं उनको भर देता है। तो ये हो गया। अब ये जब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये मूव कैसे करें, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के थ्रू मूव कर रहे हैं। हमने आपको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताया था, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फॉस्फोलिपिड में भी पाया जाता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड में ये मूवमेंट रेयर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इस हाइड्रोफिलिक एंड को पूरा इंटीरियर में जाना पड़ता है, इसीलिए फिर नेचर ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फ्लिपेज और फ्लॉपेज को रखा है। बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के साथ ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही इजीली फ्लिप फ्लॉप कर पाते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड इतने इजीली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जो कि फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं या जैसे फॉस्फोटाइडोइथैलेमाइन, कोलिन है, ये सब। तो अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टिफनेस क्रिएट करता है, इनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को इस तरह के केसेस में, और दूसरा और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करके फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को मूव करा सकता है। और थर्ड है कि परमिबिलिटी को डिक्रीज करता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आके इंटरकैलेट हो जाते हैं, तो परमिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या रोल है। अब कोलेस्ट्रॉल का, ये तो कोलेस्ट्रॉल का इन जनरल फंक्शन है, बट कोलेस्ट्रॉल मेनली जो उसका मेम्ब्रेन लिपिड में जो या मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बायो मेम्ब्रेन में जो इसका फंक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के थ्रू यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो अफेक्टेड बाई कोलेस्ट्रॉल, मीन्स की फिजिकल स्टेट जो मेम्ब्रेन की होती है वो कोलेस्ट्रॉल से अफेक्टेड होती है। कैसे? disrupt the close packing of fatty acyl chain and interfere with the mobility in the presence of cholesterol tend to eliminate sharp transition temperature and create a condition of intermediate fluidity। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि अगर फैटी एसाइल चेन ये हैं, इन फैटी एसाइल चेन के बीच में जो, जैसे आपको पता है फैटी एसाइल चेन में मूवमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट बताए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लेक्सियन हो रहा है या लेटरल डिफ्यूजन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट वेरियस टाइप के फॉस्फोलिपिड में होते हैं, इनके बीच में ये इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, फैटी एसाइल चेन में इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। और इस तरीके से जो शार्प मीन्स की जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, जिसपे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर फेस ट्रांजिशन हो रहा है, सॉल से जेल और जेल से सॉल में जो जाता है, उसको मीन्स की हटा देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है, और एक इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी को क्रिएट करता है। मीन्स की वो टेम्परेचर लो भी हो सकता है, वो टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो उस टेम्परेचर के इफेक्ट को मिनिमाइज करके, एलिमिनेट करके इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी को क्रिएट मीन्स की मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल। इन फिजियोलॉजिकल टर्म कोलेस्ट्रॉल टेंड टू इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी वाइल डिक्रीजिंग परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जैसा कि हमने भी पहले डिस्कस किया। और उसकी ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्योंकि स्टिफनेस बढ़ा रहा है मेम्ब्रेन में, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब फिर नेक्स्ट लिखा है द कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज बफर फॉर फ्लूइडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब ये है कि इन जनरल, जैसे कि सोल्यूशन के केस में हम लोग बफर पढ़ते हैं, तो सोल्यूशन में बफर का काम क्या होता है कि बफर रेजिस्ट पीएच, मीन्स कि किसी भी कोई भी हमने सोल्यूशन या कोई भी प्रिपरेशन बनाया है, कोई एक्सट्रैक्ट बनाया और उसको बफर सोल्यूशन में बना दिया, अब उसमें पीएच मेंटेन रहेगा, पीएच बढ़े या घटेगा नहीं, जो पीएच है वही मेंटेन रहेगा। तो बफर का काम होता है कि पीएच को रजिस्ट करना सोल्यूशन के केस में। इन जनरल बफर का जो मीन्स कि ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंडीशन को मिनिमाइज करना, मीन्स कि एडवर्स कंडीशन को मिनिमाइज करके एक कंडीशन को मेंटेन रखना। तो फ्लूइडिटी के सेंस में कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। मीन्स कि चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, दोनों ही केस में फ्लूइडिटी को ये मेंटेन करके रखता है। कैसे करता है ये हम लोग देख लेते हैं कि एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई है, कोलेस्ट्रॉल इंटरफेयर विथ फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड मूवमेंट सो मेकिंग मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड। मान लीजिए कि ये फॉस्फोलिपिड है, अब
अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें पता है कि क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड के जो ये जो टेम्परेचर है, क्योंकि फ्लूइडिटी बढ़ेगी, तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए 37 है तब तो इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी क्रिएट होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। जब फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी तो उस समय क्या होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे बीच बीच में जो है ये क्या करेगा कि इन जो फॉस्फोलिपिड के जो फैटी एसाइल चेन है इनके मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और इनके मूवमेंट नहीं होंगे तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फ्लूइडिटी को मेंटेन कैसे कर पाते हैं, लेस फ्लूइड कैसे कर पाते हैं कि उनके जो फॉस्फोलिपिड है उनके बीच में जो भी मूवमेंट होता है उसको उनमें इंटरफेरेंस करके। इसके बाद फिर दूसरे केस में क्या है कि अगर लो टेम्परेचर है, मींस कि जब मान लीजिए जैसा हमने बताया कि जेल फेज है, सॉल्ट फेज है, सॉल्ट से जेल फेज में जा रहा है, मींस कि फ्रोजन स्टेट में जा रहा है, लो टेम्परेचर हो गया। लो टेम्परेचर में क्या होगा कि मेम्ब्रेन फ्रीज हो जाएगी। अब उस फ्रीज कंडीशन में तो फिर क्या होगा कि इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि अगर लो टेम्परेचर है तो उस समय जो फैटी एसाइल चेन, मान लीजिए कि ये लो टेम्परेचर में ये अभी पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो सकते हैं, मीन्स कि इनके बीच में क्या हो सकता है, फ्रोजन कंडीशन आ सकती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन फैटी एसाइल चेन के बीच में इंटरेक्ट करके इनको फ्रीज नहीं होने देंगे, इनको फ्रोजन स्टेट में नहीं जाने देंगे। हाँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये लो टेम्परेचर पे भी फ्लूइडिटी को मेंटेन करेंगे, मीन्स की फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देंगे, है ना। मीन्स कि जो कंडीशन अभी क्या होने वाली थी, फ्रोजन होने वाली थी, उस कंडीशन से इसको हटा देंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर पे भी काम करें, हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बना रहे हैं और लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन को मोर फ्लूइड बना रहे हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि बफर की तरह काम करें कि टेम्परेचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन को ये इंटरमीडिएट फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को बफर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक जर्नल सेंटेंस लिखा हुआ है कि एट 37 डिग्री टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज इन यूकैरियोटिक सेल दैट टेंड टू मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड एट ग्रोथ स्टेज। अब देखिए यहाँ पे जो हमने इससे पहले भी बताया कि अगर 37 डिग्री की बात करी जाए तो इन जनरल कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को लेस करते हैं अगर 37 डिग्री की बात करें। लेकिन अगर 37 से हाई टेम्परेचर हो जाए तो वहाँ जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मीन्स कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तो वहाँ मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बनाएंगे और अगर मीन्स लो टेम्परेचर हो जाए तो वहाँ पे मोर फ्लूइड बनाएंगे। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। तो आपको जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर आपसे 37 डिग्री पूछा गया तो आप 37 डिग्री पे बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बनाते हैं। अगर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा हो गई और उसमें कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, लेस फ्लूइड हो जाएगी। अगर टेम्परेचर फ्रोजन है, मीन्स कि लो टेम्परेचर है, जिस समय मेम्ब्रेन फ्रीज होने वाली है, तो उस समय ये फैटी एसाइल चेन के बीच में इंटरेक्ट करके उनको फ्रोजन कंडीशन में नहीं जाने देंगे, तो इस तरीके से वो उसको मोर फ्लूइड बनाएंगे। तो इस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ ये फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लूइडिटी के लिए, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर के बारे में अभी बात कर चुके हैं। आयनिक स्ट्रेंथ, मीन्स की हमें पता है कि मेम्ब्रेन में अगर आयनिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जैसे एथेनॉल है, ये क्या करता है, लोअर कर देता है मेल्टिंग टेम्परेचर को, या फिर फ्री रेडिकल्स है मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेल एनर्जी स्टैटिक्स, मीन्स की आपको पता है कि मेम्ब्रेन को डायनेमिक रखने के लिए या मेम्ब्रेन को अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो अगर एनर्जी का प्रोपोर्शन सही रहेगा तभी वो अपना मेटाबॉलिज्म या जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है वो अच्छे से कर पाएगा। फिर मेम्ब्रेन लिपिड की बात करें तो जैसे एंजाइम ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये सब भी फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं या कुछ प्रोटीन्स भी अफेक्ट करते हैं। ऑन द होल फ्लूइडिटी कैसी होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन को प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कि फ्लूइडिटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होंगी वो फ्लोट करेंगी, मीन्स कि वो प्रॉपर फॉर्म में काम नहीं कर पाएंगी, और अगर बहुत लो भी हो गया फ्लूइडिटी तो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन अच्छे से काम नहीं करेगी। तो फ्लूइडिटी कैसी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। इसके बाद अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कैसे फ्लूइडिटी को मेंटेन किया जाता है। हाँ, हमने वो तो कोलेस्ट्रॉल के एंड से बताया, बट ये हम उन
एनिमल्स के कंटेक्स्ट से बता रहे हैं जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वो अपने होम्योस्टेसिस को वो अपने मीन्स कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे आपको पता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं जैसा एनवायरनमेंट होता है। जैसे वार्म ब्लडेड अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो जैसा एनवायरनमेंट होते हैं वैसा ही उनको अपना एडजस्टमेंट करना होता है। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्योंकि फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड करी, मैक्सिमम टेम्परेचर डिपेंडेंस है, क्योंकि हमने टेम्परेचर ट्रांजिशन बताया, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लूइडिटी constitute an important physiological attribute for bacteria and cold-blooded organisms. These organisms maintain a constant fluidity by modifying membrane lipid fatty acid composition in accordance with differing temperature. Means कि भाई कोल्ड ब्लडेड है, अब टेम्परेचर कभी ठंड है, मीन्स कभी कोल्ड है, कभी वार्म कंडीशन है, तो उसी अकॉर्डिंग जो ये एनिमल्स होते हैं वो अपने मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। तभी तो उनको कोल्ड ब्लडेड कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने उनका ऐसा नहीं जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का टेम्परेचर बॉडी हमेशा एक जैसा रहेगा, हम अपना मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड तो ऐसा नहीं कर पाते। तो उनका क्या होता है कि वो जैसा जैसा डिफरिंग एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर डिफरिंग है, उसी हिसाब से अपने मेम्ब्रेन के फैटी एसिड चेन को मींस चेंज करते हैं। तो मींस उनमें क्या होता है, उनमें रीमॉडलिंग होती है उनकी मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन की रीमॉडलिंग कैसे हो सकती है? पहला केस कि मेम्ब्रेन की रीमॉडलिंग ऐसी कि सपोज कि मान लीजिए कि इन केस ऑफ लोइंग टेम्परेचर कोल्ड कंडीशन आ गई है, तो उस केस में ऐसे मींस उस केस में ऐसे एनिमल क्या करेंगे, अपने आप को कोल्ड रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मींस कि टेम्परेचर कम हो गया, कोल्ड कंडीशन आ गई, अब वो क्या करेंगे, वो अपने मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि वो कोल्ड से रेजिस्टेंस कर पाएं। तो अब ये कैसे कर पाएंगे कोल्ड को रेजिस्टेंस, कि ये अपने मींस कि अगर मान लीजिए उनकी मेम्ब्रेन में पहले से सैचुरेटेड फैटी एसिड थे, तो अगर टेम्परेचर लो हुआ तो उस समय तो ये जैसे ही फ्रीज कंडीशन आएगी, लो टेम्परेचर होगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रीज हो जाएंगे, तो फ्रोजन स्टेट आ जाएगा। तो अब क्या करें कि ये अपनी मेम्ब्रेन को रीमॉडलिंग कैसे कर पाए, ये अपनी मेम्ब्रेन को में जो भी फैटी एसिड चेन इसमें पाए जाते हैं इनको क्या कर दें, इनको अनसैचुरेटेड फॉर्म में चेंज कर दें। और जब ये अनसैचुरेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो ये किंक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो क्या होगा कि ये फ्लूइड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये काम करने के लिए सैचुरेटेड फॉर्म से अनसैचुरेटेड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है डीसैचुरेज। तो डीसैचुरेज क्या करेगा, डीसैचुरेटिंग सिंगल बॉन्ड फैटी एसिड चेन टू फॉर्म डबल बॉन्ड। अब इसके बाद रीशफलिंग, सेकंड एक तो ये हो गया कि क्या कर लें, अपने फैटी एसिड चेन को डीसैचुरेट कर लें। दूसरा क्या कर लें, रीशफलिंग द चेन बिटवीन डिफरेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस वंस दैट कंटेन टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच ग्रेटली लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बाइलेयर फॉस्फोलाइपेज और एसिटिल ट्रांसफरेज। दूसरा क्या करें कि मान लीजिए जो मेम्ब्रेन पे लिपिड पाए जा रहे हैं उनके पास मान लीजिए सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और लिपिड से ये अपने और कोई ऐसे लिपिड है जिनके पास दो अनसैचुरेटेड फॉर्म के फैटी एसिड है, तो क्या करें, रीशफलिंग कर लें कि अपने फैटी एसिड जिसके पास डबल बॉन्ड वाले दो हैं उससे एक यहाँ पे रीशफलिंग हो जाए। तो मीन्स कि क्या हो जाए कि अपने फैटी एसिड चेन में दूसरे फैटी एसिड से डबल बॉन्ड वाले चेन की रीशफलिंग कर लें। और ऐसी रीशफलिंग करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम चाहिए या एसिटिल ट्रांसफरेज। ये दोनों एंजाइम होंगे तो फैटी एसिड चेन का एक्सचेंज हो सकता है, या तो उससे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फंक्शन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट लो टेम्परेचर स्टेरॉल मीन्स की कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीज इन कल्चर्ड सेल इन ऑर्डर टू, मीन्स की कोलेस्ट्रॉल में क्या किया गया कि अगर लो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल कंटेंट मेम्ब्रेन में इंक्रीज कर रहा है, क्या करने के लिए तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का भी हमने फंक्शन बताया है कि जब टेम्परेचर लो है तो उस समय अगर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या करेगा, मेम्ब्रेन को मोर फ्लूइड बनाता है। तो मोर फ्लूइड बनाएगा तो क्या है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो क्या होगा कि इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या करेगा, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का कोई कंटेक्स्ट नहीं है कोलेस्ट्रॉल से। फिर स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए नहीं, क्योंकि ये इंटरकैलेट कहाँ करते हैं, फॉस्फोलिपिड के बीच में करते हैं। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ वाटर, वैसे भी ये तो परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टिफनेस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये सारे ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्या करता है, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फोर्स इन मेम्ब्रेन रिसीलिंग ऑफ रप्चर्ड बायोमेम्ब्रेन इन एक्वस इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई ये बायो मेम्ब्रेन है जो कि रप्चर्ड है और इसको हमने वाटर के इन्वायरमेंट में रख दिया है, तो अब इसको रीसीलिंग के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इस बायो मेम्ब्रेन को रीसीलिंग के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। तो जैसा हमें पता है कि ये फैटी सेल चेन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। तो ये रीसीलिंग तभी करेंगे जब इनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस बिटवीन द मेम्ब्रेन लिपिड, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ भी सही है। हाँ, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे रीसीलिंग करनी और इनके बीच में कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है फैटी एसिड चेन के बीच में। तो अब कोवैलेंट इस तरह का कोई इंटरेक्शन मेम्ब्रेन में यहाँ पे नहीं पाया जाता है जब मीन्स की बायो मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर बनती है। या फोर्स बिटवीन द प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन के कंटेक्स्ट की भी बात नहीं है। आयनिक इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फैटी एसाइल चेन है। तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।